चलो भी हम आधा बिल देने को तैयार हैं, जायज बिल देने को तैयार है। अगर ले लें तो ठीक है, ना लें तो दिल्ली की जनता को बिजली के बिल देना बंद करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मैं खुद अपनी कसम तोड़ने वाली थी। कांग्रेस और बीजेपी से अलग विकल्प देकर इन्हीं दलों के पास जाने वाली थी। तब दिल्ली अगर कुछ देख रही थी तो वो थी आम आदमी की टोपी और पार्टी का सिंबल झाड़ू, जो पूरी दिल्ली में लहराने लगी। आम आदमी पार्टी एक स्टेटस सिंबल बनने लगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दे दी। और जब बिजली के बिलों के त्राही त्राही मचती है तो शीला दीक्षित कहती है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो। एक बेलगाम खांटी नेता की सियासत से दिल्ली सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। ये बात अलग है कि ये सरकार के बाहर बैठे अरविंद केजरीवाल का नजरिया था, जो आने वाले दिनों में सरकार के मुखिया की हैसियत से तौला जाना था। और जो कंपनी कहेगी हम ऑडिट नहीं कर रहे, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा, अनिल अंबानी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने केजरीवाल की पार्टी पे भरोसा भी जताया। अरविंद केजरीवाल 15,000 वोटों से। चुनाव नतीजे आने तक कांग्रेस और बीजेपी को यकीन नहीं था कि केजरीवाल कितनी बड़ी ताकत बनने वाले हैं। 8 दिसंबर को एक नई बयार चली, जिसमें एक नए नवेले नेता ने 15 साल पुरानी मुख्यमंत्री को 22,000 वोटों से चित कर दिया। अब बारी थी मेरी और मैं कसम तोड़कर कांग्रेस से समर्थन लेने जा रही थी। कांग्रेस के खिलाफ ही तो हम विरोध करते रहे पूरी जिंदगी, और फिर आज उससे सपोर्ट ले लें। लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने मन से नहीं करेंगे, जो जनता कहेगी करेंगे। जनता अगर आज कह दे कि अगर आपको सरकार बनानी चाहिए, हम बना लेंगे, हम भाग थोड़ी रहे। जिस राजनीतिक सिस्टम को वो गालियां देते थे, अब इंटर करने के बाद उनकी क्या स्थिति बनी और क्या हश्र हुआ, वो सारे देश के सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुझे 28 सीटों पर जीत मिली और कसम तोड़कर मैंने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। वो ऐतिहासिक तारीख थी 28 दिसंबर। आम नेता दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचा था। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ। लेकिन यहीं से सुई की घड़ियां मुझे पीछे खींचने लगी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुझ पर तोहमत लगने लगी कि मेरा हर कदम पब्लिसिटी स्टंट से भरा होता है। जनता की नजरों में चढ़ने के लिए मेरे नेता सादगी का पाठ पढ़ाते हैं और मजबूरी बताकर चमचमाती कारों में सवार हो जाते हैं, झोपड़ी की ख्वाहिश दिखाते हैं और लुटियन जोन के बंगले में घुस जाते हैं। आरोप ये भी लगने लगे कि मैंने बिजली पानी के मुद्दे पर जनता की आंखों में धूल झोंकी। मेरे नेताओं से एक मैदान पूरा नहीं होता और दूसरी लड़ाई में कूद जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के बाद हड़बड़ी दिखानी शुरू कर दी और वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे कि बिजली और पानी की दरों में रियायत के नाम पर सब्सिडी बांटनी शुरू कर दी गई और वो सब्सिडी सरकारी खजाने से दी गई। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों पर नकेल कसने की बात कह रहे थे, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी की मलाई बिजली कंपनियों के खाते में जा रहा था और उस पर सवाल खड़े होने लगे। मुझे ना सियासत के दस्तूर पता थे, ना हुकूमत की कलाकारी आती थी। मेरी सरकार ने जन लोकपाल के मुद्दे पर ऐसी मात खाई कि अब तक मेरे नेताओं की सफाई देने का सिलसिला जारी है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल मिला है तो आज हमारी सरकार इसकी मदद की है। लोग कहते हैं कि आम चुनाव को लेकर मैं हड़बड़ी में थी। मैंने इंद्रप्रस्थ का मैदान छोड़कर आम चुनाव में सतरंगी वादों की कालीन बिछा दी। शायद और कोई भी पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कर सके। आम चुनाव के साथ ही आम आदमी पार्टी की राजनीति के दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। कालीन बिछा दी।
शायद और कोई भी पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कर सके। आम चुनाव के साथ ही आम आदमी पार्टी की राजनीति के दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। हालात पहले जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। जन लोकपाल बिल का मामला कहीं पीछे छूट गया है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी अलगाववादियों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। हालांकि आरोप ये भी लगने लगा है कि देश के विकास को लेकर आम आदमी पार्टी की सोच साफ नहीं है। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब। 14 के रण में मेरे नेताओं पर मीडिया को जानबूझकर निशाना बनाने की तोहमत लगती है। नहीं बोला था। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारे पर कुछ मीडिया चैनल्स ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? तो ये कोई नया मामला नहीं कि आज टेलीविजन के ऊपर आरोप लग रहा है, ये बड़ा पुराना आरोप है। तो जेल भेजाना कोई आसान काम नहीं है। मीडिया अपने कैमरे से ही अगले को जेल भेजा देता है। आरोप लगते हैं कि जब तक मीडिया ने मेरा साथ दिया तब तक मीडिया वाले अच्छे लगते रहे, और जैसे ही मेरी नियत पर सवाल उठने लगे मीडिया वाले दुश्मन बन गए। कुछ मीडिया वालों ने कहा कि केजरीवाल ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में रात भर सड़क के ऊपर सो के दिखा दो, थोड़ा ड्रामा आप भी करके दिखाओ। सुबह से शाम तक तुम लोगों को धमकाते हो, लेकिन मैं मीडिया को बता दूं, हम रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरे थे, हम मुकेश अंबानी से नहीं डरे थे, हम लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे थे, हम मीडिया से भी नहीं डरने वाले। मेरे अपने करीबी मुझसे दूर होते गए। लोकप्रियता के पैमाने पर लोगों को मेरा ग्राफ गिरता नजर आने लगा, और अब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुझे इशारों ही इशारों में गद्दार करार दे रहे हैं। जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के पीएम पद के अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी मुझे सभाओं में सरेआम दिल्ली का भगोड़ा करार दे रहे हैं। तो देखिए, झूठे वायदे करना बहुत आसान होता है। कोई भी कर सकता है, बड़े दावे कोई भी कर सकता है। सच्चाई ये है कि जो लोग दिल्ली में सरकार चला रहे थे वो आज दिल्ली से भाग के चले गए। कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई कहीं और ढूंढ रहा है, और दिल्ली को सिर्फ नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, मैं लोगों के गुस्से का शिकार भी होने लगी हूँ। दिल्ली के किराड़ी इलाके में पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान का प्रचार कर रहे केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भिवानी गया, इन्होंने मुक्कों से पिटाई करी मेरी। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मैं कई बार सोचता हूँ, आज तक बीजेपी वालों ने सोनिया गांधी पे हमला नहीं करा। नहीं जी, आज तक कांग्रेस वालों ने नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं करा। ये दोनों मिलके मेरे ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? ये बात अलग है कि ऑटो ड्राइवर ने बाद में माफी भी मांग ली, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। गलती मांगा, हमारे लिए भगवान है। ये मुझ पर पहला हमला नहीं है। 4 अप्रैल को भी केजरीवाल पर हमला हुआ। मेरे नेताओं पर काली स्याही फेंकी गई। मैं अब अपने नेता अरविंद केजरीवाल को सूजा हुआ चेहरा लेकर राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के करीब बैठे हुए देख रही हूँ। लेकिन क्या अहिंसा के पुजारी इस गुस्से की कोई वजह बता पाएंगे? क्या थप्पड़ का जवाब देने का कोई रास्ता सुझा पाएंगे? केजरीवाल, जी हाँ, आपके इलाके में आ चुके हैं। अब मैं 2014 के रण में हूँ, जहाँ आरोपों के चांटे मुझ पर भी लग रहे हैं। कोई मुझ पर दिल्ली के वादे अधूरे छोड़ देने की तोहमत लगा रहा है। कोई कहता है कि मैं देश के सबसे बड़े तख्त का लालच पाल बैठी हूँ, तो कोई कहता है मैं विदेशी चंदे पर विदेशी ताकतों का खिलौना बन चुकी हूँ। कोई कहता है कि मैं देश में अस्थिरता पैदा करने आई हूँ, तो कोई कहता है कि मैं मंदी के दौर में वैश्विक साजिश की पैदाइश हूँ। देश में पहले भी आंदोलन हुए हैं। आंदोलन से आंदोलनकारी सियासत की राह पर निकले हैं, और उन्हीं आंदोलनों की तरह मेरा भविष्य भी भविष्य के गर्त में छिपा है। ये जनादेश ही बताएगा कि मैं रायसीना हिल्स में नई इबारत लिखूंगी या अतीत के पन्नों का हिस्सा बन जाऊंगी।